इतने जबरदस्त दबाव में आयुषी एक मूर्ख की तरह सड़क के किनारे बैठी रही, एक असहाय लड़की की तरह दयनीय लग रही थी। इसी समय एक सिल्वर ग्रे ऑडी एक कार सड़क के किनारे फुफकारती हुई आकर रुकी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, अनिकेत फुर्ती से कार से बाहर चला गया। सड़क के किनारे अकेली बैठी मिस आयुषी गुप्ता को देखकर अनिकेत चुपचाप आगे की ओर चला गया। मिस। और जैसे ही अनिकेत ने धीरे से पुकारा, आयुषी गुप्ता जो जमीन पर बैठी थी अचानक फूट फूट कर रोने लगी और अनिकेत आयुषी गुप्ता के पीछे लकड़ी के टुकड़े की तरह खड़ा था, बिना हिले। वह समझता था कि प्यार कैसा होता है और यह भी जानता था कि प्यार खत्म हो जाने पर कैसा महसूस होता है। उसे याद आया कि जब वह युवा था और उसके पास कुछ भी नहीं था, तो एक बार उसे एक अमीर आदमी की बेटी से गहरा प्यार हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? बाद में यह हवा में गायब हो गया। इस दुनिया में एक प्रकार का दर्द है जो दिल दहला देने वाला है, लेकिन आप घाव नहीं देख सकते, और इसे कहते हैं प्यार। वो तो उसके सामने खड़ा अनिकेत इस लड़की को समझ जाता है। आयुषी जमीन पर बैठ गई और तब तक रोती रही जब तक वह थक नहीं गई। रोना बंद करने के बाद वह अपने कांपते शरीर के साथ धीरे धीरे खड़ी हो गई। वह बिना कुछ कहे वह अनिकेत के पीछे कार में बैठ गया। अनिकेत चुपचाप कार में चढ़ गया, अंदर बैठ गया और कार शुरू करने की जल्दी में नहीं था। काफी देर बाद जब आयुषी पूरी तरह से शांत हो गई तो अनिकेत ने धीरे से अपना चश्मा वाला चेहरा उठाया और कहा, मिस, क्या आप चाहती हैं कि मैं उसे ढूंढने में मदद करूं? जब ये शब्द धीरे धीरे अनिकेत के मुंह से निकले तो आयुषी गुप्ता जो उसके पीछे बैठी थी और रो रही थी, दंग रह गई। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? क्या तुम जानते हो कि वह कहां है? आयुषी ने लाल आंखों से उत्साह से कहा। अनिकेत मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने जल्दी से अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और कॉल कर दी। कॉल खत्म करने के बाद अनिकेत ने आयुषी गुप्ता की ओर मुड़कर कहा, मिस, मैंने हर जगह उसकी तलाश करने के लिए लोगों को भेजा है। मुझे विश्वास है कि हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। अंधा आयुषी गुप्ता उत्साहित थी और बार बार कह रही थी, धन्यवाद अनिकेत। अनिकेत मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। फिर उसने कार स्टार्ट की और वह तेजी से दूर चली गई। और मुंबई में 1 दर्जन से अधिक 5 सितारा लग्जरी होटल हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध वियना होटल है। वियना होटल एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें कुल 10 से अधिक मंजिलें हैं। आमतौर पर मुंबई आने वाले सेलिब्रिटी और बड़े व्यवसायी वियना होटल में रुकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वियना होटल में एक साधारण कमरे का किराया प्रति रात 10,000 रुपये से अधिक है। इतने उच्च उपभोग स्तर वाला 5 सितारा होटल वास्तव में आम लोगों के लिए वहनीय नहीं है। वियना होटल मुंबई शहर के सबसे वाणिज्यिक केंद्र में स्थित है। राजसी द्वार पर प्रत्येक दरबान और वेटर विनम्र, दृढ़ और शिष्ट है। उड़ प्रवेश द्वार पर पार्किंग स्थल लग्जरी कारों से भरा हुआ है। इसी समय एक बड़ी क्राउन कार सड़क से आई और तेजी से वियना होटल की ओर बढ़ी। ध्यान से देखो, बड़ी क्राउन कार में कौन बैठा है? फैटी आदमी कार चला रहे पपराजी से भी ज्यादा ताकतवर है। यह दोनों कमीने स्तर के पात्र निकले। वे अचानक वियना होटल में कैसे आ गए? वे यहां किस लिए हैं? कार में बैठे मोटे आदमी ने अपनी गर्दन घुमाकर वियना होटल की ओर देखा जो आने ही वाला था और कहा, क्या आपको यकीन है कि मिस्टर विश्वराज यहीं रहते हैं? ठीक है फैटी, चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। अपनी मोटे आदमी ने अपनी आंखों में मुस्कुराहट दिखाते हुए कहा, यह अच्छी बात है। लानत है, मुझे उम्मीद है कि हम उन पर अपना गुस्सा निकाल सकेंगे। विवान नाम का वह कमीना, मैं उसे इसकी सजा दिलवाऊंगा। मैं सामने खड़ा पराजी कार को वियना में पार्किंग स्थल की ओर ले जा रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो दरबान ने विनम्रतापूर्वक हमारा स्वागत किया। वो मोटे आदमी ने कार का दरवाजा खोला, कार से बाहर निकला और कार की चाबियां सामने खड़े वेटर को सौंप दी। इसके बाद वह पत्रकारों को वियना होटल में ले गए। दरवाजे पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए मोटे आदमी को रजिस्टर करने के लिए ले लिया, लेकिन मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, हम यहां रुकने के लिए नहीं बल्कि किसी की तलाश करने आए हैं। जबकि रिसेप्शनिस्ट आश्चर्यचकित थी। फैटी आदमी पहले ही पत्रकारों के साथ लिफ्ट की ओर चला गया था। जल्दी से लिफ्ट में घुसने के बाद मोटे आदमी ने 19वीं मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने के बाद वह तेजी से ऊपर उठने लगी। क्या वे बाहरी लोग हमारे साथ सहयोग करेंगे? ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में पपराजी कोमल ने अचानक मोटे आदमी को देखा और पूछा। मोटे आदमी ने आंखें सिकोड़कर चिकना चेहरा दिखाते हुए चालाकी से कहा, उस बेचारे लड़के
ने जितने लोगों को 2 बार भेजा वे सब रिंग में धराशायी हो गए। अगर वे अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहते तो वे आदमी नहीं हैं। चिंता मत करो, वे हमारे समूह में जरूर शामिल हो जाएंगे। यो जब समय आएगा, सुनील और विवान नाम का वह कमीना लड़का, मैं इन कमीनों को सबक जरूर सिखाऊंगा। मोटे आदमी ने क्रूरता से कहा। यह पता चला कि फैटी आदमी इस बात से नाराज था कि विवान ने मुक्केबाजी में उसका पीछा नहीं किया, इसलिए उसने वास्तव में रुपेश विश्वराज और उसके गिरोह को ढूंढ लिया, जो विवान और सुनील से निपटने के लिए सेना में शामिल होना चाहता था। जैसे ही लिफ्ट 9वीं मंजिल पर पहुंची, एक डिंग डोंग की आवाज हुई और लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुल गया। फैटी पपराजी के साथ बाहर चला गया। आके बाहर निकलने पर आपको दोनों तरफ लंबे और संकरे गलियारे दिखाई देंगे। क्या यह कमरा उसांस है? मोटे आदमी ने अपने पीछे खड़े पपराजी से पूछा। कोमल ने सिर हिलाया और फिर एक के करके घरों के नंबर ढूंढने लगा। और यह कमरा नूसंग है और पिछली पंक्ति वाला कमरा 120 होना चाहिए। और पपराजी के चेहरे पर 2 कामुक आंखें थीं और इस समय उसने कमरा ऊंचा पाया। और फैटी, मैं यहां हूं। पपराजी ने सामने से उनका स्वागत किया। फैटी आदमी अपने फूले हुए पेट का वजन करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा। दरवाजा कसकर बंद था। मोटे आदमी के आने के बाद दोनों ने सीधे दरवाजे की घंटी नहीं बजाई। इसके बजाय वे दरवाजे पर कान लगाकर चोरों की तरह अंदर का शोर सुनने लगे। वह फैटी आदमी और पपराजी जो शोर सुनने के लिए दरवाजे पर कान लगाए बैठे थे। अचानक मुझे अपनी गर्दन पर अचानक ठंड का एहसास हुआ और फिर पलक झपकते ही मैंने 2 लोगों की गर्दन पर 2 चमकते खंजर देखे। उदय, अब फैटी आदमी और पपराजी हैरान रह गए। हिलना मत, जो भी हिलेगा मैं उसे मार डालूंगा। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई। इस चौंकाने वाले परिवर्तन को देखकर फैटी और पापाराजी कोमल एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे वहीं खड़े थे। उनके चेहरे मौत के समान पीले पड़ गए थे। हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वे दोनों कुत्ते की तरह रोते हुए विनती करने लगे। तुम दोनों कमीने यहां छिपकर क्या कर रहे हो? पीछे से एक ठंडी आवाज ने पूछा। मोटे आदमी ने तुरंत कहा, हम यहां किसी को ढूंढने आए हैं। किसी को खोज रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मौत को खोज रहे हो। पीछे से एक ठंडी आवाज आई। नहीं 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 भाई, हम वास्तव में किसी को ढूंढने के लिए यहां आए हैं। मोटे आदमी ने डर के मारे अपनी जांघें लगभग गीली करते हुए ऐसा कहा। तुम किसे ढूंढ रहे हो? पीछे से आती आवाज पूछती रही। मोटे आदमी ने जल्दी से कहा, मिस्टर विश्वराज को ढूंढ रहे हैं। हम यहां मिस्टर विश्वराज को ढूंढने आए हैं। हम जब दूसरे पक्ष ने श्री विश्वराज की बात सुनी तो वे थोड़ा चौंक गए। तभी इसी समय कसकर बंद कमरा उम्मीजर अचानक धमाके के साथ खुल गया। अचानक उसने देखा कि रुपेश विश्वराज दरवाजे पर खड़ा था और उसके चेहरे पर भयावह भाव था। उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी जिसने लेस सस्पेंडर मिनीस्कर्ट पहन रखी थी और उसके काले लहराते बाल उसके थोड़े लाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह रुपेश विश्वराज की बाहों में झुकी हुई थी और उस मोटे आदमी और शर्मिंदा पपराजी कोमल को देखकर अपनी मोहक आंखें झपका रही थी। रुपेश विश्वराज पजामा पहने हुए दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजर फैटी और पपराजी कोमल पर टिकी थी। यह आप है? रुपेश विश्वराज ने अचानक अपने सामने खड़े मोटे आदमी पर व्यंग्य किया। जब सुनील पहले मैच में एक थाई मुक्केबाज के खिलाफ लड़ रहे थे तो फैटी एक बार रुपेश विश्वराज से मिल चुका था। इसलिए जब रुपेश विश्वराज ने फैटी को देखा तो उसने उसे एक नजर में पहचान लिया। हालांकि उसकी आंखों में दया नहीं थी, बल्कि केवल घृणा थी। आखिरकार उस मुक्केबाजी मैच में सुनील फैटी का मुक्केबाज था। मोटे आदमी ने भी इस समय रुपेश विश्वराज को देखा और जल्दी से कहा, मिस्टर विश्वराज, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। मोटे आदमी ने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ कहा। क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? रुपेश विश्वराज ने मोटे आदमी को देखा और कहा, हाँ हाँ। मोटे आदमी ने जल्दी से कहा, बताओ क्या बात है? रुपेश विश्वराज ने पूछा। उसके सामने खड़ा फैटी आदमी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और इधर उधर देखने लगा। जब गर्दन पर ठंडी खंजर रखे मोटे आदमी ने यह देखा तो रुपेश विश्वराज ने अपने पीछे सूट पहने 2 ठंडे आदमियों की ओर हाथ हिलाया और कहा, उन्हें जाने दो। ठंडे खंजर पकड़े हुए 2 लोगों ने खंजर रख दिए और मोटे आदमी और पपराजी कोमल को धक्का दे दिया। फैटी और पपराजी कोमल ने अंततः राहत की सांस ली। धन्यवाद धन्यवाद। उन दोनों ने अपने पीछे खड़े व्यक्ति से कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाते हुए दया की भीख मांगते हुए कहा, आप पहले कमरे में जाइए। और रुपेश विश्वराज ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़ी आकर्षक महिला से कहा। उस आकर्षक महिला के चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे,
लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे अपने मोटे नितंबों को घुमाते हुए भीतरी कमरे की ओर चली गई। इस समय कमरे में केवल रूपेश विश्वराज, फैटी, पपराजी कोमल और रूपेश विश्वराज के 2 अंगरक्षक ही बचे थे। अंदर आए। रूपेश विश्वराज धीरे से चमड़े के सोफे पर बैठ गई। मोटे आदमी और पपराजी को भयावह नजर से देखते हुए कहा। वे दोनों जल्दी से अंदर आए, लेकिन बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और एक तरफ खड़े हो गए। बताओ क्या बात है? लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, मेरा समय बर्बाद न करना ही बेहतर होगा, रूपेश विश्वराज ने कठोर शब्दों में कहा। फैटी आदमी लार को निगलने से खुद को नहीं रोक सका और पीला चेहरा लिए जल्दी से बोला, मिस्टर विश्वराज, हम यहां वास्तव में आपके साथ सहयोग करने आए हैं। हम मेरे साथ सहयोग करोगे? ऐसा लग रहा था जैसे रूपेश विश्वराज ने कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुन लिया हो और वह अचानक अपनी हंसी रोक नहीं पाई। सिर्फ आप लोग? फैटी आदमी दुखी लग रहा था और बोलने में भी शर्मिंदा था। कैसा सहयोग? बताओ क्या है यह? रूपेश विश्वराज ने मोटे आदमी को ऐसे देखा जैसे वह उसे चिढ़ा रहा हो। मोटे आदमी के चेहरे पर ठंडा पसीना था और उसने धीरे से कहा, मिस्टर विश्वराज, मैं आपका गुस्सा निकालने में आपकी मदद करना चाहता हूं। उस आदमी से निपटो जिसने तुम्हारे मुक्केबाज विवान को हराया था, मोटे आदमी ने बहादुरी से कहा। जब रूपेश विश्वराज ने फिर सुना कि उसे काले बाजार के मुक्केबाजी मैच में अपमानित किया गया था, तो उसकी आंखों में अचानक एक ठंडी हत्या की मंशा दिखाई दी। रूपेश विश्वराज ने मोटे आदमी और पपराजी कोमल को तीखी नजर से देखा। वह काला बाजारी मुक्केबाजी मैच में 2 बार हारने के बाद बेहद गुस्से में था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैटी आदमी इस बार फिर से इस मामले को उठाएगा। अनमोल, विनोद और फैटी के चेहरों पर रूपेश विश्वराज की जानलेवा नजर ने दोनों लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। क्या वह वही मुक्केबाज नहीं है जो पहले तुम्हारा पीछा कर रहा था? तुम अचानक उससे क्यों निपटना चाहती हो? रूपेश विश्वराज ने मोटे आदमी की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह मोटे आदमी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वह आदमी मेरा आदमी नहीं है, सचमुच नहीं। ओह, क्या यह ऐसा है? रूपेश विश्वराज ने कहा। सच में मिस्टर विश्वराज, उस लड़के ने कभी भी मुक्केबाजी में मेरा पीछा नहीं किया। यह सुनील था जिसने पहले मैच में मेरा पीछा किया था, लेकिन अब वह कमीना भी मेरा पीछा नहीं करता है, मोटे आदमी ने गुस्से से कहा। रूपेश विश्वराज ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब यह है कि वे लड़ने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं आए, इसलिए तुम उनसे द्वेष रखते हो और उनसे निपटना चाहते हो। क्या मैं सही हूं? वो रूपेश विश्वराज की बात सुनकर मोटे आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। हा, वह सचमुच एक घृणित खलनायक है, लेकिन वह जितना अधिक घृणित है उतना ही अधिक मैं उसे पसंद करता हूं, रूपेश विश्वराज ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। जब मोटे आदमी और पपराजी कोमल ने रूपेश विश्वराज के स्वर में परिवर्तन सुना तो वे खुश हुए बिना नहीं रह सके। क्या श्रीमान विश्वराज का मतलब यह है कि आप सहमत हैं? मोटे आदमी ने उत्साह से पूछा। रूपेश विश्वराज ने मोटे आदमी को देखा और कहा, मुझे बताओ कि आपके साथ सहयोग करने के क्या लाभ है? मोटे आदमी ने अपनी आंखें घुमाई और कुछ देर सोचा और कहा, मैं विवान नाम के उस आदमी को मार सकता हूं और मिस्टर विश्वराज का गुस्सा निकाल सकता हूं। हा, सिर्फ तुम? रूपेश विश्वराज अचानक हंस पड़ा। मोटे आदमी का चेहरा अचानक बहुत बदसूरत हो गया। तुमने कहा था कि तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपना गुस्सा खुद पर निकाल रहे थे, है ना? रूपेश विश्वराज ने कहा। मोटे आदमी ने अस्वाभाविक ढंग से कहा, सच कहूं तो मिस्टर विश्वराज, मैं वास्तव में उस आदमी से थोड़ी नफरत करता हूं। मेरे सामने चालाकी न करना ही बेहतर है, सच बोलना ही बेहतर है, रूपेश विश्वराज ने अचानक कहा। रूपेश विश्वराज को यह कहते हुए सुनकर मोटे आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, विवान? उस लड़के का नाम विवान है ना? रूपेश विश्वराज ने अचानक चंचल भाव के साथ विवान का नाम दोहराया। हाँ, उस कमीने का नाम विवान है। रूपेश विश्वराज ने उस मोटे आदमी को भयावह नजर से देखा और कहा, हालांकि मैं तुम्हारे जैसे नीच लोगों को नीची नजर से देखता हूं, लेकिन मैं विवान नाम के उस आदमी से सचमुच नफरत करता हूं। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। मैं फेटी आदमी बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा। क्या आप जानते हैं कि वह बच्चा कहां रहता है? उसके सामने रूपेश विश्वराज ने अचानक चालाकी से कहा। तो जब फैटी ने रूपेश विश्वराज को यह कहते सुना तो उसे अचानक खुशी महसूस हुई। मुझे पता है, मुझे पता है। न केवल मुझे पता है कि वह कहां रहता है, बल्कि मैंने उस कमीने से निपटने का एक शानदार तरीका भी खोज लिया है।
उसके सामने खड़ा फेटी आदमी अचानक मुस्कुराकर बोला, मुझे इसके बारे में बताओ। रूपेश विश्वराज ने मोटे आदमी की ओर देखते हुए कहा। फैटी आदमी तेजी से आगे बढ़ा और अपनी बुरी योजना रूपेश विश्वराज को बता दी। जब रूपेश विश्वराज ने सुना कि मोटे आदमी ने क्या कहा तो वह जोर से हंस पड़ा। तुम सचमुच बहुत बुरे और दुष्ट हो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगे। जब मोटे आदमी ने रूपेश विश्वराज की बात सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। फिर हम योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे, मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। रूपेश विश्वराज ने सिर हिलाया। मैं मिस्टर विश्वराज मी, फैटी आदमी, अब आपको परेशान नहीं करूंगा, उसके सामने खड़े मोटे आदमी ने कहा। जब वह और उसके बगल में बैठे पत्रकार कमरा तुस्सलस से बाहर निकलने लगे। उन बाहर जाने के बाद उन दोनों ने अंततः अपने गले का तनाव दूर किया। मैं मौत से डरता था। मोटे आदमी ने गहरी सांस ली और कहा। पपराजी कोमल का चेहरा भी पीला पड़ गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मोटे आदमी की ओर देखा और भाई फेई, यह मिस्टर विश्वराज कौन है? वह बहुत डरावना दिखता है। कैसे है नर्क, मुझे पता होना चाहिए, फेटी आदमी दहाड़ा। लेकिन आपको और मुझे यह याद रखना होगा कि ऐसे लोगों को भड़काना नहीं है। और दोनों ने कहा और तेजी से अपने सामने से मंच छोड़ दिया। फैटी और पपराजी कोमल के चले जाने के बाद सूट पहने एक और आदमी कमरा ऊंसस में चला गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूट पहने आदमी रूपेश विश्वराज के साथ यहां आया था। वह एक बार काले बाजार के मुक्केबाजी मैच में दिखाई दिए थे। वह उस आदमी का चेहरा लंबा, कद लंबा, त्वचा पीली और आंखों में एक अवर्णनीय भावना थी। मिस्टर विश्वराज, क्या आप सचमुच ऐसे घृणित व्यक्ति के साथ सहयोग करना चाहते हैं? लंबा और पतला आदमी अचानक अंदर आया और रूपेश विश्वराज को देखा और पूछा। रूपेश विश्वराज जोर से हंस पड़ा। यह सही है, हालांकि वह फैटी आदमी बेशर्म और घिनौना है, लेकिन मैं विवान नाम के उस आदमी से वाकई नफरत करता हूं। उसने मुंबई शहर में ब्लैक मार्केट बॉक्सिंग मैच में मुझे 2 बार बदनाम किया। मुझे इसका बदला लेना चाहिए। चूंकि कोई मेरी मदद करना चाहता है तो मैं इसे क्यों न स्वीकार करूं? रूपेश विश्वराज ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मिस्टर विश्वराज, मुंबई आने की हमारी योजना को मत भूलना, लंबे और पतले आदमी ने अचानक कहा। रूपेश विश्वराज के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास अपनी व्यवस्था है। अच्छी बात है, मुझे आशा है कि उनके आने से पहले आपके मामले ठीक से निपट लिए जाएंगे, लंबे और पतले आदमी ने कहा। रूपेश विश्वराज ने सिर हिलाया। एक और बात है, मैंने सुना है कि आपके विश्वराज परिवार ने हाल ही में मुंबई शहर में आपकी गतिविधियों के बारे में पता लगाया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह खबर सच है या झूठ? लंबा और पद्मी अचानक अपने सामने खड़े रूपेश विश्वराज को घूर कर देखने लगा और पूछा। जब रूपेश विश्वराज ने यह सुना तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। असंभव, वे यह नहीं जान सकते कि मैं मुंबई आया था, रूपेश विश्वराज ने अचानक निर्णायक रूप से कहा। उसकी आंखों में असीम घृणा चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रूपेश विश्वराज अपने परिवार के सदस्यों से बहुत नफरत करता था। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? यह पता चला कि यद्यपि रूपेश विश्वराज का उपनाम विश्वराज है, वह विश्वराज परिवार का एक शाखा सदस्य है, न कि एक मुख्य सदस्य। तो रूपेश विश्वराज के लिए वह सिर्फ एक व्यक्ति है जो मटन बेचने की आड़ में कुत्ते का मांस बेचता है। वह विश्वराज परिवार के वास्तविक बड़े आंकड़ों के करीब भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन विश्वराज परिवार, जो लोगों का एक छोटा सा समूह है, अब मुंबई में आकर किस तरह की बुरी योजना बना रहा है? और विश्वराज परिवार के लोग अचानक रूपेश विश्वराज की तलाश क्यों करना चाहेंगे? इन सब में किस तरह के रहस्य छिपे हैं? लंबे और पतले आदमी के चेहरे पर अचानक एक भयावह मुस्कान आ गई। यह इस तरह से बेहतर है, मिस्टर विश्वराज, मुझे उम्मीद है कि इस बार आपका परिवार हमारी योजना में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि एक बार वे हस्तक्षेप करेंगे तो परेशानी आ जाएगी। और जब लंबा और पतला आदमी अपनी बात खत्म कर चुका तो वह मुड़ा और बाहर चला गया। रूपेश विश्वराज, जो पीछे रह गया था, उसके चेहरे पर बहुत ही भयावह भाव था। जब विवान ने न केवल उस रात मुक्केबाजी मैच जीता, बल्कि मिस्टर भाटिया ने उसे 20,000 रुपये से अधिक नकद दिए, तो यह निस्संदेह विवान के लिए रोमांचक था, जिसने पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। 20,000 रुपये से अधिक नकदी के साथ वो और सुनील उस रात नशे में धुत हो गए। यहां तक कि अपनी शारीरिक चोटों की भी परवाह नहीं की। वे देर रात तक सोने नहीं आए। उस रात दोनों भाइयों ने कई अप्रासंगिक बातें की और अपनी कई चिंताएं साझा की।
उन दोनों ने मूलतः एक दूसरे को वह सब कुछ बता दिया जो उन्हें कहना चाहिए था और जो नहीं कहना चाहिए था। इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने दिल खोल दिए थे। लौटने के बाद वे दोनों सो गए और अगले दिन दोपहर तक गहरी नींद में सोते रहे। जब विवान चक्कर खाकर उठा तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और जानवी की सुंदर आकृति को देखा। वह अब भी पहले की तरह ही सुंदर थी। उसका पतला शरीर, कसी हुई और लचीली टांगें जो एक जवान लड़की की तुलना में अधिक आकर्षक लगती थीं, और उसके थोड़े मोटे नितंब असीम रूप से आकर्षक लग रहे थे। वह विवान की ओर पीठ करके अपने हाथों में तौलिया लेकर धो रही थी। जानवी और विवान ने धीरे से अपना भारी सिर हिलाया और उठकर बैठ गया। जानवी की पीठ को देखते हुए चिल्लाया। जानवी ने विवान की आवाज सुनी और अपना आकर्षक चेहरा घुमाया। जाग गए। उसकी मधुर आवाज में शिकायत और चिंता का भाव था। विवान ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। हाँ, 2 शराबी। मैं बहुत चिंतित था। कल रात मैंने सोचा। जानवी ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन विवान अभी भी महसूस कर सकता था कि जानवी कल रात उसके और सुनील के बारे में बहुत चिंतित रही होगी। विवान बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मुझे खेद है मिस जानवी, मैंने आपको चिंतित कर दिया। जानवी ने अपनी खूबसूरत आंखों से विवान को देखा और मंद मंद मुस्कुराई। जब तक तुम ठीक हो। जब विवान जानवी से बात कर रहा था तो दूसरी तरफ सुनील धीरे धीरे जाग गया और अपनी आंखें खोलकर जानवी को अचंभे से देखने लगा। बहन जानवी, आप यहां क्यों हैं? सुनील मुस्कुराया और बिस्तर से उठ बैठा। जानवी ने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई और झुंझलाहट में सुनील को घूरा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम दोनों शराबियों के बारे में चिंतित हूं। वह सुनील ने हाथ बढ़ाया, बेशर्मी से मुस्कुराया और कहा, बहन जानवी, आप मेरे और भाई विवान की इतनी परवाह क्यों करती हैं? क्या इसलिए कि आपको पसंद है? वाह बेटे, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूं क्योंकि तुम पर रेस्तरां का पैसा बकाया है। जानवी ने नखरे से डांटा। सुनील अचानक अवाक रह गया। विवान हंसा। मैं अब तुम दोनों शराबियों से पंगा नहीं लूंगा। जल्दी करो और नाश्ता कर लो। मुझे भी होटल में काम पर वापस जाना है। इतना कहकर जानवी अपने सामने वाले छोटे से कमरे से बाहर चली गई। विवान ने अपनी आंखों में असंतुष्ट भाव के साथ जानवी के पीछे हटते हुए आकार को देखा और देखता रहा। भाई विवान, क्या आपको बहन जानवी पसंद है? सुनील, जो उसके बगल में खड़ा था, ने विवान की आंखों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। विवान थोड़ा शर्मिंदा हुआ और पलट कर बोला, माऊ, बहन जानवी मुझे कैसे पसंद कर सकती है? विवान ने कहा, तुम्हें यह पसंद क्यों नहीं आया? मत भूलो तुम सुनील के बॉस हो। बहन जानवी को यह क्यों पसंद नहीं आएगा? वे दोनों बातें करने लगे। उठने के बाद वे दोनों नहाए और जानवी के रेस्तरां में चले गए और जानवी रेस्तरां में व्यस्त थी। आज व्यापार बहुत अच्छा लग रहा था और छोटा रेस्तरां लगभग भरा हुआ था। क्योंकि जानवी रेस्तरां में अकेली थी, वह बहुत व्यस्त थी। विवान और सुनील ने जानवी को व्यस्त देखा, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। वे तीनों मिलकर प्लेटें उठाने, बर्तन धोने और खाना परोसने का काम करते थे और उन्हें इसमें बहुत मजा आता था। दोपहर तक काम पूरा नहीं हुआ। आप दोनों का शुक्रिया। जानवी के सुंदर चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपने बगल में रखे फ्रीजर से बियर की 3 बोतलें निकाली और उस ओर चली गई जहां विवान और सुनील बैठे थे। कोई जरूरत नहीं, हमें यही करना चाहिए, सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवी ने बियर की 3 बोतलें खोलीं और एक बोतल क्रमशः विवान और सुनील को दे दी। फिर उसने 2 ठंडे व्यंजन परोसे और वे तीनों छोटे से रेस्तरां में खाने पीने लगे। जानवी एक औरत की तरह सिगरेट पीती थी और साथ ही शराब भी पीती थी, जिससे वह दबंग और आकर्षक दिखती थी। खासकर जब जानवी ने शराब की 2 और बोतलें पी ली तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया और वह अवर्णनीय रूप से आकर्षक लग रही थी। और उस नाजुक चेहरे पर लालिमा की झलक थी। उसके होंठ स्वाभाविक रूप से लाल थे और उसकी पतली गर्दन और सुंदर चेहरा उसे लगभग आकर्षक बना रहा था। तुम दोनों बदमाशों, अब काला बाजारी वाली मुक्केबाजी मत लड़ो। 2 बोतल बियर पीने के बाद जानवी ने लाल चेहरे के साथ विवान और सुनील से कहा। दोनों व्यक्ति अपने हाथों में सिगरेट लिए हुए थे, धुआं उड़ा रहे थे और सिर हिला रहे थे। अब और लड़ाई नहीं। अब से हम काला बाजारी वाली मुक्केबाजी नहीं लड़ेंगे, सुनील ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। जानवी को सुनील की बात पर यकीन नहीं हुआ। सच में, सचमुच मेरा बड़ा भाई काला बाजार में नहीं लड़ता, इसलिए मैं भी 100% नहीं लड़ूंगा, सुनील ने कहा। जानवी ने अपना सुंदर चेहरा घुमाकर विवान की ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ अविश्वसनीय भाव था। तुमने उस बुरे लड़के सुनील को कैसे वश में किया? उसने तुम्हें अपने बड़े भाई के रूप में
कैसे पहचाना? मैं इस बच्चे को 5 साल से जानता हूं। वह हमेशा से ही घमंडी और अनियंत्रित रहा है, जंगली घोड़े की तरह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हारा पीछा करने के बाद धीरे धीरे बदल गया होगा। जानवी ने मुस्कुराते हुए विवान से पूछा। सच कहूं तो विवान को पूरा यकीन नहीं था। इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि उनकी और सुनील की मुलाकात हुई, क्योंकि मैं भाई विवान का जीवन भर का कर्जदार हूं। मैं सुनील अपने जीवन में कभी किसी का कर्जदार नहीं रहा, लेकिन पिछली बार ब्लैक मार्केट बॉक्सिंग मैच में मैं भाई विवान का जीवन भर का कर्जदार था, इसलिए मैं उसे इसी जीवन में चुकाना चाहता हूं। सुनील ने सही कहा। उसने विवान के साथ बियर की बोतल टकराई, फिर एक ही घूंट में सारी बियर पी गई। उसे पीकर से बहुत खुशी महसूस हुई। और जानवी ने जब उन दोनों को देखा तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। इस विषय पर बोलते हुए, बहन जानवी, एक बात है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूं कि मुझे आपसे पूछना चाहिए या नहीं। सुनील ने अचानक ज्यादा शराब पी ली और अजीब अजीब सवाल पूछने लगा। और जानवी की शराब सहनशीलता भी काफी अच्छी थी। हालांकि उसने विवान और सुनील जितनी शराब नहीं पी थी, लेकिन उस पहले ही 3 बोतल बियर पी ली थी। उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने कहा, पूछो बहन जानवी, मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, आप अकेली क्यों हैं? आपकी जैसी सुंदर और योग्य महिला आसानी से दर्जनों या सैकड़ों पुरुषों को पा सकती है। सुनील बकवास करने लगा। हालांकि ये शब्द शराब पीने के बाद कहे गए थे, लेकिन उन्होंने विवान के मन में उठे संदेह को व्यक्त किया। इस समय विवान अपनी पलकें झपकाए बिना जानवी के शर्माते चेहरे को घूरता रहा। जब जानवी ने सुना कि सुनील ने क्या कहा, तो उसके शर्मीले चेहरे पर अचानक एक कड़वी मुस्कान चमक उठी। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी आधी पतली महिलाओं वाली मूर सिगरेट को एशट्रे में डाल दिया और अपनी खूबसूरत आंखों से सुनील को देखा। तुम मुझसे अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? जिज्ञासावश सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवी मुस्कुराई और धीरे से बोली, वास्तव में मैं इसे कैसे कहूं बहन जानवी, मैं इसे आपसे नहीं छिपाएंगी। मैं पुरुषों से निराश हूं। यह कहने के बाद जानवी ने अचानक अपने पास रखा बियर का पूरा गिलास उठाया और एक ही घूंट में उसे पी गई। उसके सुंदर चेहरे पर एक अवर्णनीय कड़वाहट थी। पुरुषों से निराश हैं। विवान अपनी भौहें सिकोड़ने और यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि जानवी ने अभी क्या कहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि बहन जानवी को किसी ने चोट पहुंचाई हो? क्या आपको कभी किसी पुरुष ने चोट पहुंचाई है? हालांकि नशे में धुत सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बहन जानवी, आप 2 बेहद उत्कृष्ट पुरुषों के सामने खड़ी हैं और आप वास्तव में कहती हैं कि आप पुरुषों से निराश हैं? ओह, यह वास्तव में दुखद है। यह मेरे और भाई विवान जैसे शीर्ष पुरुषों का अपमान है। वह जब जानवी ने सुना कि उस आदमी ने क्या कहा, तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी मुस्कान बहुत ही आकर्षक और मोहक थी। विवान भी हंसा। बहन जानवी, आप भाई विवान के बारे में क्या सोचती हैं? मुझे लगता है कि आप भाई विवान के साथ क्यों नहीं रहती? सुनील ने अचानक कहा। चक्कर आ गया। जब उसने बोलना समाप्त किया तो जानवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसका शर्मीला चेहरा किसी कारण से और भी लाल हो गया। विवान भी एक पल के लिए शर्मिंदा हुआ। तुम क्या बात कर रहे हो बच्चे? वह सुनील ने हंसते हुए कहा। ठीक है, ऐसा दिखाओ कि मैंने कुछ नहीं कहा। पहले तुम लोग पी लो, मैं जाकर काम शुरू करूंगा। मैं जानवी अचानक उठ खड़ी हुई और अकेली बाहर चली गई। उसके सामने सुनील ने लगभग शराब पीना खत्म कर दिया था। उसका सिर थोड़ा सूजा हुआ महसूस हुआ और वह अपना सिर झुकाकर सामने पड़ी छोटी मेज पर लेट गया। इसके बजाय विवान ने भौहें सिकोड़ी और जानवी को देखा जो दूर जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, उसे क्या हो गया है? क्या सुनील के अभी पूछे गए सवाल की वजह से वह नाराज थी? विवान ने इसके बारे में सोचा और वहां चला गया। उसने देखा कि जानवी अकेले दरवाजे पर खड़ी थी, छोटे दरवाजे से टिकी हुई थी। उसके शरीर में अवर्णनीय सौंदर्य था। जानवी। विवान वहां आया और जानवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। जानवी से आने वाली स्त्री शरीर की गंध मादक है। जानवी ने अपना नाजुक गोरा चेहरा घुमाया और फीकी मुस्कान के साथ विवान को देखा। उस लड़के ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है ना? विवान ने कहा। ठीक है, वह ज्यादा नहीं पी सकता। वह जानवी ने अपना सिर घुमा लिया और कुछ और नहीं कहा। जानवी, क्या आप सुनील द्वारा अभी अभी कही गई बात से नाराज हैं? विवान ने पूछा। उसने संभवतः ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह नशे में था। विवान ने सुनील को समझाने की कोशिश की। जानवी ने बिना कुछ कहे दूर तक देखा। काफी देर बाद उसने धीरे से अपना सुंदर चेहरा विवान की ओर देखा और कहा, यह ठीक है। विवान ने देखा कि जानवी बात करने में खुश नहीं थी
और कुछ सोच रही थी, इसलिए उसने कहा, तो मैं अभी मिस जानवी को परेशान नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद विवान पलटा और चला गया। 2 कदम चलने के बाद जानवी ने अचानक विवान के पीछे से कहा, 1 मिनट रुको। अपना विवान चौंका, अपना सिर घुमाया और जानवी को घूरने लगा। मिस जानवी, क्या गड़बड़ है? और जानवी की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और अचानक उसने धीरे से आ भरी विवान को देखते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूं? जानवी। जानवी के अचानक शब्दों को सुनकर विवान थोड़ा चौंका और जल्दी से बोला, नहीं, कौन कहने की हिम्मत करता कि मिस जानवी बूढ़ी है? यह कैसे संभव है? मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैंने जितने भी साल से अधिक जीवन जिया है, मिस जानवी सबसे खूबसूरत महिला है जिसे मैंने कभी देखा है। जो विवान ने जो कहा वह सचमुच सच था। जानवी वास्तव में बहुत सुंदर थी। न केवल उसका शरीर एक परिपक्व महिला जैसा था, बल्कि उसका उत्कृष्ट चेहरा भी अत्यंत दुर्लभ था। साधारण टाइट जीन्स पहने हुए पतले पैर पूरी तरह से वक्र दिखाते हैं। सामने की उभरी हुई और पीछे की ओर घुमावदार आकृति एक परिपक्व महिला की आभा के साथ निस्संदेह एक युवा लड़की की तुलना में अधिक आकर्षक हैं। विवान की प्रशंसा सुनकर जानवी एक लड़की की तरह शर्मा गई। जानवी के शर्मीले रूप को देखकर वह और भी आकर्षक लग रही थी। विवान लगभग मदहोशी की हालत में देख रहा था। हालांकि जानवी की लड़की जैसी शर्मीली नजर उसी क्षण गायब हो गई और वह एक परिपक्व महिला की कृपा में बदल गई। विवान को देखते हुए, क्या आप जानते हैं कि मैं 5 साल तक मुंबई में अकेली क्यों रही हूं? जानवी ने अचानक धीमी आवाज में कहा। विवान ने अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो उसे यह समझ में नहीं आया कि इतनी खूबसूरत महिला 5 साल तक ऐसी जगह कैसे रह सकती है। जानवी ने आगे कहा, क्योंकि मैं नफरत करती हूं, मैं उससे नफरत करती हूं। जानवी को यह कहते हुए सुनकर विवान खुद को सोचने से रोक नहीं सका। वह कौन है ये? क्या मैं कारण पूछ सकता हूं? विवान ने संकोच से पूछा। जानवी ने कहा, हां, मैं आपको बता दूं, मैं एक तलाकशुदा महिला हूं। जानवी ने अचानक यह कहा। उसकी खूबसूरत आंखें बिना पलक झपकाए विवान को घूर रही थीं। जब विवान ने यह सुना तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। हालांकि वह अपने दिल में समझता था कि जिस व्यक्ति से वह नफरत करती है वह उसका पूर्व पति होना चाहिए। मैंने एक बार उसके लिए सब कुछ दे दिया था, यहां तक कि अपनी जान भी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। उस दिन से मैं खुद से कहती रही कि मैं फिर कभी किसी पुरुष से प्यार नहीं करूंगी और मैं फिर कभी किसी पुरुष के लिए नहीं रोऊंगी। जानवी ने दृढ़ता से कहा। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं पिछले 5 सालों से यहां अकेली क्यों हूं, है ना? जानवी ने विवान से कहा। विवान ने धीरे से सिर हिलाया। मैं जानवी को सांत्वना देने के लिए कुछ शब्द खोजना चाहता था, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद भी मुझे कोई शब्द नहीं मिला। मिस जानवी, कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बचपन से ही अनाथ हूं और मेरे माता पिता ने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया था। अब सिर्फ एक जेड पेंडेंट बचा है जो आधे से टूट गया है। जो विवान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपने गले से लाल रस्सी से बंधा जेड पेंडेंट निकाला। पारदर्शी जेड पेंडेंट को विवान की गर्दन पर लाल रस्सी से लटका दिया गया था, लेकिन उसका केवल आधा हिस्सा ही बचा था। जब मैं अनाथालय में छोटी थी तो मैं भी पिता और माता के बारे में कल्पना करती थी। मैं जानना चाहती थी कि वे कैसे दिखते थे और उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन बाद में मुझे यह बात समझ में आ गई और मैं अब शिकायत नहीं करना चाहती थी। समय में कोई निष्पक्षता नहीं होती और शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। विवान की बात सुनकर उसके सामने खड़ी जानवी थोड़ा स्तब्ध रह गई। वे दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखने लगे। वह जिला अंतु की सड़कों पर एक तेज रफ्तार ऑडी तेजी से जिलान के गरीब इलाके की ओर बढ़ रही थी। कार चला रहे आदमी ने करीब से देखा और पाया कि यह गुप्ता परिवार का मेहनती आदमी था, अनिकेत, और कार के पीछे बैठा व्यक्ति आयुषी गुप्ता था। हालांकि आयुषी गुप्ता के सुंदर चेहरे पर एक अवर्णनीय घबराहट और उत्साह था जब उसने अपनी खूबसूरत आंखें उठाई और खिड़की से बाहर देखा। अनिकेत, क्या तुम्हें पता है कि वह कहां रहता है? आयुषी गुप्ता ने कार में बैठते हुए फिर पूछा। यह इसके साथ ही यह तीसरी बार है जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। अनिकेत, जो आगे गाड़ी चला रहा था, थोड़ा मुस्कुराया। मिस, चिंता मत करो, वह यहां होगा। मेरे लोगों ने पहले ही इसकी जांच कर ली है। यह अच्छा है, यह अच्छा है, आयुषी गुप्ता ने कहा। अनिकेत, क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी मेरे पिता द्वारा कंपनी से बाहर निकाले जाने से नाराज है? आयुषी गुप्ता ने पूछना जारी रखा। अनिकेत ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ओ मुझे तो बस यही डर है कि वह अभी भी गुस्से में है, आयुषी गुप्ता ने चिंतित होकर कहा। वे अनिकेत ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से कार के पीछे बैठे आयुषी को देखा और अचानक पूछा, मिस, क्या आप उससे प्यार करती हैं? अनिकेत के अचानक यह पूछने पर आयुषी गुप्ता शर्मा गई। मुझे वह पसंद नहीं है, मैं कैसे उसे पसंद कर सकती हूं? आयुषी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। हालांकि उसने यह कहा, लेकिन अनिकेत को अपने दिल में पहले से ही इसका जवाब पता था। मुझे लगता है कि उसका मुंबई शहर में रहना दयनीय है, क्योंकि वह एक छोटे से काउंटी शहर से आता है। आयुषी गुप्ता ने अपने लिए एक बहाना बनाया। अनिकेत जो आगे गाड़ी चला रहा था, मंद मंद मुस्कुराया। ओह, क्या ऐसा है? आयुषी ने जल्दी से कहा। यह सबसे अच्छा होगा। अगर युवती सचमुच उससे प्यार करने लगी तो भविष्य में यह बड़ी मुसीबत बन जाएगी, अनिकेत ने गाड़ी चलाते हुए कहा। आयुषी थोड़ा हैरान रह गई जब उसने अनिकेत को यह कहते सुना। मुसीबत, कैसी परेशानी? अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस, इसके बारे में सोचो, तुम गुप्ता परिवार की बेटी हो, और उसका क्या? वह अब कुछ भी नहीं है। अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो क्या राष्ट्रपति गुप्ता सहमत होंगे? इसके अलावा भले ही राष्ट्रपति गुप्ता सहमत हो जाए, विवान के आधार पर क्या वह आपसे शादी करने की हिम्मत करेंगे? क्या वह आपको भविष्य में खुशी दे सकते हैं? एक सच्चे पुरुष को अक्सर एक महिला से प्यार करना चाहिए और उसे खुश रखना चाहिए, उसे पीड़ित नहीं होने देना चाहिए और उसे दुखी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए मिस, भले ही आप अब एक दूसरे से प्यार करते हों, लेकिन मैं आपके साथ रहने से सहमत नहीं हूं। अगर वह एक असली आदमी है तो उसे आपसे प्यार करने से पहले दूसरों से आगे निकलने तक इंतजार करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, वह प्यार के बारे में बात करने के योग्य नहीं है। हालांकि मेरे शब्द अप्रिय और कठोर हैं, वे सत्य हैं। अनिकेत के ऐसा कहने के बाद उसके सामने खड़ी आयुषी गुप्ता दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनिकेत, जो हमेशा खुद को अपने पिता का एक निर्दयी अंगरक्षक मानता था, आज अचानक ऐसे शब्द कहेगा, और वह इसमें काफी अच्छा लग रहा था। हाँ, भले ही आयुषी वास्तव में विवान को पसंद करती है और विवान वास्तव में आयुषी को पसंद करता है, क्या वे वास्तव में एक साथ हो सकते हैं? एक अमीर महिला की जीवन शैली जीती है और दूसरी एक गरीब आम आदमी की जीवन शैली जीती है। क्या वे एक दूसरे से इस तरह प्यार कर सकते हैं? यह दुनिया बहुत क्रूर है। यह परियों की कहानियों की तरह नहीं है, नहीं यह प्राचीन काल की कहानी की तरह दर्दनाक है। जब आयुषी गुप्ता ने इन बातों के बारे में सोचा तो वह हतप्रभ होकर खड़ी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह सोचते हुए आयुषी बिना एक भी शब्द कहे चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। अनिकेत ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। अब वे जिस स्थान पर जा रहे थे वह स्थान था जहां विवान और सुनील रह रहे थे। कल अनिकेत ने अपने संपर्कों का उपयोग करके शीघ्रता से पता लगा लिया कि विवान कहां रहता है। यह पता चला कि विवान ने गुप्ता कॉरपोरेशन में अपनी सुरक्षा नौकरी छोड़ने के बाद डिस्ट्रिक्ट 2 में आकर भूमिगत मुक्केबाजी में भी शामिल हो गया। सच कहूं तो यहां तक कि अनिकेत भी हैरान रह गया जब उसने सुना कि विवान का नाम काले बाजार के मुक्केबाजी मैच में प्रसिद्ध हो गया है। मुंबई में इतने वर्षों के बाद अनिकेत को निश्चित रूप से पता था कि काले बाजार में मुक्केबाजी मैच कहां होते हैं, और वह वहां खेलने वाले लोगों के बारे में और भी अधिक जानता था। उसके लिए यह कल्पना करना सचमुच कठिन था कि जो लड़का 1 महीने पहले गुप्ता परिवार के यहां सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था, वह पलक झपकते ही कालाबाजारी मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सेलिब्रिटी बन गया था। क्या वो अधिक शक्तिशाली हो गया? यह सिर्फ 1 महीने में इतना बढ़िया हो गया है। वह लड़का सरल नहीं है। अंत में अनिकेत इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। अब यह पहली बार था जब विवान और जानवी ने इतनी बातचीत की और वे दोनों एक दूसरे को अपनी पिछली चिंताओं के बारे में बता रहे थे। जैसे ही वे दोनों दरवाजे पर खड़े हुए, अचानक वह शानदार ऑडी एक कार रेस्तरां की ओर आई। विवान ने काले रंग की ऑडी पर नजर डाली और थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। विवान ने सोचा, यह कार बहुत परिचित लगती है। एंड चूंकि कार की खिड़की का शीशा काला था, इसलिए यह देखना असंभव था कि कार कौन चला रहा है, और बेशक यह देखना और भी कठिन था कि कार में कौन बैठा है। जानवी, जो दरवाजे पर खड़ी थी, भी थोड़ा चौंक गई। इतनी शानदार कार उसके अपने रेस्तरां के सामने कैसे खड़ी हो सकती है? क्या आप यहां खाना खाने आए हैं? जब दोनों आश्चर्यचकित हुए तो कार का दरवाजा अचानक खुल गया। तभी मैंने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की कार से लगभग कूद रही थी। विवान, तुम छोटे कमीने! और यह शाप अनिच्छा और क्रोध के साथ उसके मुंह से निकला।
उसने विवान को क्रूर निगाहों से देखा, जैसे उसने अपने आदमी को किसी के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया हो। विवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आयुषी, उसके मुंह से चीख निकल गई। बगल में खड़ी जानवी और भी अधिक आश्चर्यचकित थी। उसने खूबसूरत लड़की आयुषी गुप्ता की ओर देखा, जो एक राजकुमारी की तरह दिख रही थी, और फिर विवान को देखा। वह बिना सोचे समझे जानती थी कि वे एक दूसरे को जानते होंगे। आयुषी कहाँ है? कोसने के बाद उसने ईर्ष्या भरी आंखों से जानवी को देखा, लेकिन अपने दिल में आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह छोटा कमीना इतना खुश था और गुप्ता परिवार को इतनी जल्दी छोड़ दिया। यह पता चला कि उसके पक्ष में एक ऐसी आकर्षक लोमड़ी है। वह जानवी को पूरी तरह से एक लोमड़ी मानती थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। महिलाएं प्रायः भावुक प्राणी होती हैं। यदि कोई महिला अपने से अधिक सुंदर किसी महिला को अपने पसंदीदा पुरुष के बगल में खड़ी उसके साथ बातें करते और हंसते हुए देखती है, तो यह अजीब बात होगी यदि वह ईर्ष्यालु न हो। इस प्रकार एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। आयुषी गुप्ता ने जानवी को आक्रोश और ईर्ष्या से देखा, जबकि जानवी ने आयुषी गुप्ता को आश्चर्य से देखा और मन ही मन सोच रही थी, यह लड़की मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? क्या इसलिए कि मैं विवान के साथ खड़ा हूं? क्या आपको ईर्ष्या हो रही है? विवान ने भी आयुषी गुप्ता को असमंजस में देखा। उसने स्वयं को कैसे पाया? उस अजीब क्षण में ऑडी 8 के दूसरी तरफ का दरवाजा धीरे से खुला और अनिकेत चुपचाप कार से बाहर चला गया। यह आदमी भी यहां है। विवान अपने सामने खड़े अनिकेत को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। अनिकेत ने भी उसी समय विवान को देखा। विवान, आप एक कमीने हैं। आयुषी ने अचानक झुंझलाहट में गाली दी। वह मूल रूप से विवान को सड़क पर देखने के लिए उत्साहित थी, लेकिन जब उसने उसे जानवी के साथ देखा, जो उससे अधिक आकर्षक और स्त्रैण थी, तो वह ईर्ष्यालु हो गई और उसने अपना सारा गुस्सा विवान पर निकाल दिया। और किसी के बारे में क्या? वह बुरी तरह से भौंचक्का रह गया। आयुषी गुप्ता, तुम क्या बात कर रही हो? तुम मुझे क्यों डांट रही हो? क्या मैंने तुम्हें उकसाया? विवान के शब्दों का सामना करते समय आयुषी क्रोधित हो गई। तुमने मुझे उकसाया और परेशान किया, तो क्या हुआ? मिस फेफी का गुस्सा अचानक भड़क गया और उन्होंने गुस्से से कहा। आज जानवी ने यह दृश्य देखा, जो एक युवा जोड़े के बीच झगड़े जैसा था। वह अपने दिल में थोड़ी सी क्षति की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उस अकल्पनीय क्षति की भावना ने इसके दिल को पीड़ा पहुंचाई। फिर उसने अपना सिर घुमाया और विवान को मुस्कुराते हुए देखा। वह तुम्हारा दोस्त है ना? तुम लोग पहले बातचीत करो, मैं पहले अंदर जाऊंगी। इतना कहकर जानवी मुड़ी और छोटे से रेस्तरां में चली गई। विवान दरवाजे पर अकेली खड़ी रह गई। अपने गुलाबी होठों पर एक नाराजगी भरी नजर से आयुषी गुप्ता को देख रही थी। वहां पर मौजूद अनिकेत ने यह दृश्य देखा और थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। फिर वह चतुराई से कार में वापस आ गया और कार गुनगुनाते हुए चल पड़ी। मिस, मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद अनिकेत ने को पीछे की ओर चलाकर तेजी से चला गया और इस समय जानवी के दरवाजे पर एक क्रोधित और ईर्ष्यालु आयुषी गुप्ता थी और दूसरी दुखी विवान थी। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे हम दुश्मन हो। मैंने पहले तो सोचा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम इतने विकृत हो जाओगे। आयुषी ने गुस्से से शाप दिया। आयुषी गुप्ता की डांट सुनकर विवान अनजाने में उदास हो गया। तुम क्या कह रही हो? मुझे क्या हो गया है? आयुषी गुप्ता ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देखा। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? तुम बदबूदार गुंडे, तुम बुरे आदमी हो। अगर तुमने मुझे फिर से डांटा तो मैं तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहूंगा। विवान गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं सका। अचानक एक लड़की मेरे पास आई और मुझे डांटने लगी। कौन नाराज नहीं होगा? कौन जानता था कि आयुषी का जिद्दी स्वभाव भी इस समय सामने आ जाएगा, खासकर जब उसने विवान को यह कहते सुना कि वह उस पर हमला करना चाहता था। वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि काफी देर तक उसे ढूंढने के बाद आखिरकार वह उसे पा ही गई, लेकिन अब वह उस पर हमला करने वाला था। उसने अपने गाल फुलाए और क्रूरतापूर्वक गाली देते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ डांट रही हूं, तुम्हें छोटा बदमाश बदबूदार गुंडा कह रही हूं। विवान गुस्से में था और वह अचानक उसके सामने आयुषी के करीब चला गया और अपनी मुट्ठियां भींच ली। विवान मूल रूप से आयुषी को डराना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लड़की की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसकी आंखों से मोती जैसे क्रिस्टल जैसे आंसू बहने लगे। आयुषी की खूबसूरत आंखों से बहते क्रिस्टल आंसू देखकर विवान का दिल धड़क उठा। उसकी कसी हुई मुट्ठियां
एक पल में ढीली हो गई और फिर वह आयुषी के नाजुक शरीर को अपनी चौड़ी बाहों में जकड़ने से खुद को रोक नहीं सका। शायद ये एक अवचेतन प्रतिक्रिया थी, या शायद वह इतनी खूबसूरत लड़की को रोते हुए नहीं देख सका। विवान ने वास्तव में आयुषी को कसकर गले लगा लिया। आयुषी, जो अभी अभी दिल टूटा हुआ था, एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। विवान ने उसे कसकर गले लगा लिया और वह रोने लगी। शिकायत के आंसुओं ने विवान की छाती पर लगी शर्ट को गीला कर दिया। उसके कोमल कंधे हल्के से कांप रहे थे, मानो वह बहुत दुखी हो, और आयुषी ने अपनी गुलाबी मुट्ठियां कसकर बंद की और विवान की मजबूत छाती पर जोर से मारा। अब बुरा आदमी, गुंडा, कमीना, उसने एक के बाद एक कोसना शुरू कर दिया। गुलाबी मुट्ठी ने विवान को भी मारा, लेकिन विवान का क्या? वह इतना खुश हुआ कि उसने लड़की को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, और लेकिन उसने छोटे से रेस्तरां में बैठी उन खूबसूरत आंखों को नहीं देखा जो निराशा के भाव से बाहर की ओर देख रही थीं। तुम बदमाश हो, तुम बुरे आदमी हो। आयुषी को अचानक एहसास हुआ कि उसका नाजुक शरीर विवान की बाहों में था। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने विवान को, जो उसे कसकर गले लगा रहा था, धक्का दे दिया। विवान अचंभित रह गया और उसे एक तरफ धकेल दिया गया। जहां तक आयुषी की बात है, उसके गाल लाल हो गए थे और यह स्पष्ट नहीं था कि यह उत्तेजना के कारण था या शर्मिंदगी के कारण। वह बस वहीं हतप्रभ खड़ी थी। इस समय विवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से नहीं बच सका और अपने दिल में सोचने से नहीं बच सका, क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की सोचती है कि वह एक बड़ी गैंगस्टर या एक बड़ी बिगड़ैल है? आपको यह जानना होगा कि अभी आयुषी को गले लगाने की क्रिया पूरी तरह से अवचेतन थी। आयुषी, मैं। इससे पहले कि विवान एक शब्द पूरा कर पाता, आयुषी ने विवान की ओर आंखें घुमाई। तुम बदबूदार बदमाश हो। आयुषी के रसीले होठों से एक धीमी गाली निकली, लेकिन उसका नाजुक अंडाकार चेहरा और भी लाल हो गया। विवान असमंजस में खड़ा रहा। यह पहली बार था जब उसने किसी खूबसूरत महिला को इतनी हिम्मत से अपनी बाहों में लिया था, और वह निस्संदेह उत्साहित था। और यह शर्मिंदगी, यह साझा शर्मिंदगी 1 सेकंड से अधिक समय तक चली। आयुषी ने अपने विचारों को सुलझाया, अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं और विवान को देखा। विवान, मेरे साथ आइए, आयुषी ने एक छोटी राजकुमारी की तरह कहा। विवान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या करना चाहते हो? अब बकवास बंद करो और जल्दी से यहां आओ, आयुषी ने ठिठुलाते हुए कहा। विवान के पास दुखी होकर वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह आयुषी के सामने पहुंचा तो आयुषी के शरीर से एक युवा लड़की के शरीर की गंध विवान की नाक में आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आपके बगल में खड़ी महिला कौन थी? आयुषी ने अचानक एक ईर्ष्यालु छोटी महिला की तरह विवान से पूछा। विवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ओह, आप मिस जानवी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और आप मुझे पहले से ही इतने प्यार से मिस जानवी कह रहे हैं। आयुषी का सुंदर चेहरा अचानक ठंडा हो गया जब उसने विवान को आधा बोलते हुए सुना, और उसने अपनी आंखों में तिरस्कार के भाव के साथ विवान को देखा। विवान को बहुत अन्याय महसूस हुआ। क्या हुआ? मैं तो शुरू से ही उसे मिस जानवी कहता रहा हूं, विवान ने तर्क दिया। हमेशा याद रखें कि अगर कोई महिला ईर्ष्या करती है तो उसके साथ तर्क करने की कोशिश कभी न करें, क्योंकि आप निश्चित रूप से गलत हैं। विवान ने अभी तक इस उच्चतम क्षेत्र को नहीं समझा था, इसलिए उसने आयुषी की क्रोधित दहाड़ सुनी। बाह, गुंडे, मुझे लगता है कि तुम उस महिला के प्रति आकर्षित हो। हम्फ, वह औरत भी अच्छी नहीं है, वह तो बस एक दुष्ट औरत है, आयुषी ने गुस्से से कहा। यह सोचकर कि जानवी उससे अधिक मोटी और अधिक स्त्रैण थी, आयुषी को बहुत ईर्ष्या महसूस हुई। कौन सी औरत किसी दूसरी औसरी औरत को खुद से ज्यादा खूबसूरत होने की इजाजत दे सकती है? महिलाएं तुलना करने के लिए ही पैदा होती हैं, इसलिए आयुषी बहुत क्रोधित हुई। विवान कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, यह लड़की ईर्ष्या क्यों कर रही है? मैंने किसी को नहीं उकसाया, फिर वह इतनी ईर्ष्या क्यों कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको वह लोमड़ी पसंद है? आयुषी ने अपने हाथ कमर पर रखे और विवानमिंग को आक्रामक रूप से देखा। विवान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। मैंने नहीं किया। वो आप झूठ बोल रहे हैं। विवान, आप झूठे हैं। आयुषी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर में फिर झूठा कैसे हो गया? विवान को लगा जैसे वह गिरने वाला है। आयुषी ने गुस्से से कहा, अभी अभी मैंने तुम दोनों को स्पष्ट रूप से चुंबन करते, बातें करते और हंसते हुए देखा, और फिर भी तुम यह कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम्हें वह पसंद नहीं है? विवान, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम एक गुंडे हो, एक छोटे कमीने हो,
क्या तुम इतनी खूबसूरत महिला से प्रभावित हो? क्या तुम उस दुष्ट महिला पर मोहित हो? आयुषी के मौखिक हमले का सामना करते हुए विवान को सहमत होना पड़ा। ठीक है, जैसा आपने कहा, मुझे जानवी पसंद है। आह, तुम बदबूदार गुंडे, बदमाश, छोटे कमीने, क्या तुम्हें सचमुच वह लोमड़ी पसंद है? आयुषी, जो गुस्से में चिल्ला रही थी, ने अचानक विवान द्वारा बताई गई सच्चाई सुनी, जैसे कि उसे एक सांप दानव ने काट लिया हो। वह चिल्लाई और विवान को अपनी गुलाबी मुट्ठियों से पीटा। विवान वास्तव में उदास था। मैंने यह स्वीकार नहीं किया कि मुझे मिस जानवी पसंद है और इस लड़की ने मुझे डांटा। अब जब मैंने यह स्वीकार कर लिया है तो क्या वह अभी भी मुझे डांट रही है? यह बहुत अच्छा है। अचानक मैं अब इंसान नहीं रहा। अरे आयुषी गुप्ता, क्या तुमने बहुत परेशान कर लिया है? मैं मिस जानवी को पसंद करता हूं या नहीं, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है, विवान ने गुस्से से कहा। आयुषी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। हाँ, यह मेरा कोई काम नहीं है, आयुषी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। भले ही आप काले बाजार के मुक्केबाजी मैच में मारे गए हों, यह मेरा कोई काम नहीं है। मैं विवान थोड़ा हैरान रह गया जब उसने आयुषी को अचानक काले बाजार के मुक्केबाजी मैच में हुई घटना का जिक्र करते हुए सुना। इस लड़की को मेरे काले बाजार मुक्केबाजी मैच के बारे में कैसे पता चला? वह हैरान था और अचानक उसने सोचा कि चूंकि अनिकेत आयुषी को उसे खोजने के लिए लाया था, इसलिए उसे अपने काले बाजार के मुक्केबाजी मैच के बारे में पता होना चाहिए। अनिकेत गुप्ता परिवार के ठंडे खून वाले अंगरक्षक को बहुत अच्छी तरह से समझने लगा। यद्यपि वह व्यक्ति शांत स्वभाव का था, फिर भी वह निश्चित रूप से महान जादुई शक्तियों वाला व्यक्ति था। ओ, तुम्हें मेरी परवाह है? विवान ने अचानक आश्चर्य से आयुषी को देखा। बकवास, बेशर्म, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, आयुषी ने अपना सिर घुमाया और गुस्से से कहा। विवान हंसा। आप स्पष्ट रूप से मेरी परवाह करते हैं, लेकिन आपको यह दिखावा करना होगा कि आप मुझे नहीं पहचानते हैं। आयुषी अचानक शर्मा गई। जब उसने पहली बार सुना कि विवान काले बाजार में मुक्केबाजी में लड़ रहा है तो आयुषी को बहुत चिंता हुई। उस समय वह अपने मन में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। वह मूर्ख लड़का काले बाजार की मुक्केबाजी में क्यों लड़ना चाहता है? क्यों? क्या इसका कारण जीवन का दबाव है या अन्य कारण? मुझे तुम्हारे जैसे हृदयहीन व्यक्ति की परवाह नहीं है, आयुषी ने हठपूर्वक कहा। विवान ने लड़की के कठोर शब्दों की परवाह नहीं की और आयुषी को देखा। कोई बात नहीं, मैं आपकी चिंता के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और आयुषी ने इस समय उसका धन्यवाद नहीं सुना, अपना सुंदर चेहरा घुमाया और विवान को फिर से देखा और पूछा, मैं तुमसे फिर पूछूंगी, अभी जो लोमड़ी थी वह कौन थी? क्या तुम सच में उस लोमड़ी से प्यार करते हो? यह आयुषी को यह कहते हुए सुनकर कि जानवी एक लोमड़ी थी, विवान को सिरदर्द हो गया। तुम क्या बात कर रही हो? मिस जानवी मुझे कैसे पसंद कर सकती है? इसके अलावा हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं, विवान ने कहा। जब आयुषी ने सुना कि विवान ने क्या कहा तो वह तुरंत बहुत खुश हुई, लेकिन उसने बहुत गुस्सा होने का नाटक किया और कहा, आप यह भी जानते हैं कि लोग आपको नीची नजर से देखते हैं। शर्मनाक, लेकिन वह लड़की कम से कम 9 साल की लगती है, आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह यह सोचकर खुश थी कि जानवी उससे बड़ी थी। आखिरकार आजकल पुरुषों को युवा लड़कियां पसंद आती हैं, जैसे कि आयुषी, जो 9 साल की खूबसूरती राजकुमारी है। जब विवान ने आयुषी को यह कहते सुना तो वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपने दिल में आह भरी, महिलाएं महिलाएं। विवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कालाबाजारी मुक्केबाजी मैचों में क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानते कि मुंबई शहर में कालाबाजारी मुक्केबाजी मैचों में लड़ना अवैध है? आयुषी ने खुली आंखों से विवान से कहा। वास्तव में यह लड़की विवान के बारे में चिंतित थी और उसे डर था कि विवान काले बाजार के मुक्केबाजी मैच में घायल हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि कालाबाजारी मुक्केबाजी एक बेहद खतरनाक उद्योग है और लड़ने वाले ज्यादातर लोग गैंगस्टर होते हैं। आयुषी को यह कहते हुए सुनकर विवान को निश्चित रूप से पता था कि यह लड़की उसकी परवाह करती है। वह अपने दिल में गर्मजोशी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, मैं अब और नहीं लड़ता और मैं भविष्य में कभी भी काले बाजार की मुक्केबाजी नहीं लड़ूंगा। खैर, यह लगभग एक ही बात है, आयुषी ने संतोष के साथ कहा। इस समय आयुषी ने फिर से अपने सामने विवान को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ आधे महीने में विवान और अधिक सुंदर हो गया, विशेष रूप से उसके द्वारा प्रदर्शित राजसी मर्दाना भावना। जब से उसने उस घटिया किताब से सीखा है, विवान और अधिक मजबूत होता गया है
और वह एक विशेष स्वभाव प्रदर्शित करता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। अपने पहले से ही अच्छे लुक के साथ विवान और अधिक स्टाइलिश बन गया, और यदि वह साधारण कपड़े न पहने होता तो निश्चित रूप से वह बहुत सुंदर व्यक्ति होता। तुम मुझे खोजने यहां क्यों आए? विवान ने अचानक आयुषी को जिज्ञासा से देखा और पूछा। आयुषी को होश आया और उसने कहा, मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सकती? मैं लेकिन अचानक उसे विवान को अलविदा कहते समय कहे गए कठोर शब्दों के बारे में याद आया और वह शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। मैं यहां विशेष रूप से आपसे मिलने नहीं आया हूं, मैं बस आपसे मिलने के लिए रुका था, आयुषी ने कहा। विवान मुस्कुराया। सचमुच, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आखिरकार आप गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं और मैं सिर्फ एक गरीब आम आदमी हूं। विवान की बातें सुनकर आयुषी को असहज महसूस हुआ। मैंने यह नहीं कहा कि तुम गरीब हो, तुम अपने आप को इतना नीचा क्यों समझते हो? आयुषी ने डांटा। यह सच है, क्या आपके पिता भी ऐसा ही सोचते हैं? विवान अचानक मुस्कुराया। आयुषी को पता था कि विवान अभी भी गुस्से में है। वह अभी भी इस बात से नाराज था कि गुप्ता झेंग ने विवान को भगा दिया था और विवान को एक छोटे सुरक्षा गार्ड के रूप में देखा था। वह कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मेरे पिता जो सोचते हैं वह उनका मामला है, मैं जो सोचती हूं वह मेरा मामला है। इसे भूल जाओ, यह उसका काम नहीं है, इससे मुझे परेशानी होती है। आयुषी ने अपना हाथ हिलाया और विषय बदल दिया। तुम अभी यहां क्या कर रहे हो? आयुषी ने पूछा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस वहां बैठा हूं, विवान ने हाथ हिलाकर कहा। काम नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? आयुषी ने आश्चर्य से पूछा। बेशक मैं अमीर हूं, क्या आपको लगता है कि मैं अब भी इतना गरीब हूं? सच, मैं इस पर विश्वास क्यों न करूं? ऐसी जगह पर रहते हुए तुम अमीर लगते हो, आयुषी ने तिरस्कार के साथ कहा। विवान ने कहा, दूसरों को नीची नजर से मत देखो। मैं तुमसे कहता हूं, लड़की, एक दिन मैं तुम्हारे गुप्ता परिवार से भी अधिक अमीर और शक्तिशाली हो जाऊंगा। तब तक मैं तुम्हारे उस घमंडी पिता को अपनी आंखें खोलने और अच्छी तरह से देखने के लिए मजबूर कर दूंगा। आयुषी अचानक हंस पड़ी। आप किस पर हंस रहे हो? विवान ने उदास होकर पूछा। आयुषी ने अपनी हंसी रोकी और कहा, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। अगर वह दिन कभी आया तो मैं। आयुषी ने बात करना बंद कर दिया और उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। वह कहना चाहती थी कि यदि विवान को सचमुच वह दिन मिले तो वह विवान से शादी कर लेगी और उसकी पत्नी बन जाएगी, लेकिन शब्दों के बीच में ही उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत इसे कहने से खुद को रोक लिया। वह विवान ने कसम खाई, जल्द ही लड़की, वह दिन जल्द ही आएगा। वह आयुषी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। आप अब इसी क्षेत्र में रहते हैं, है ना? आयुषी ने सामने स्थित छोटे बंगले की ओर इशारा करते हुए पूछा। विवान ने सिर हिलाया। ओह, यह अच्छी बात है, मैं अगली बार तुम्हें ढूंढ सकूंगा। मिस, मैं अब अच्छे मूड में हूं, मैं कुछ कपड़े खरीदने के लिए खरीदारी करने जा रहा हूं, आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा और पलटकर एक तरफ चली गई। क्या आप जा रहे हैं? विवान ने आयुषी से पूछा, जो पलट गई। आयुषी ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराई। क्या हुआ? तुम मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते? मैं चली जाऊंगी, भले ही मैं जाने की हिम्मत न कर सकूं, और मैं आपकी बहन को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। विवान ने मन ही मन कोसा। ठीक है, गाड़ी धीरे चलाओ। ऐसा कहने के बाद आयुषी सचमुच अकेली ही आगे बढ़ गई। जब विवान कुछ कदम चलने के बाद मुड़कर छोटे से रेस्तरां में प्रवेश करने वाला था तो आयुषी ने फिर से अपना सिर घुमाया और कहा, विवान, अगर आपने उस लोमड़ी को फिर से चूमने की हिम्मत की तो मैं आपको गला घोंटकर मार डालूंगी, आयुषी ने धमकी भरे लहजे में कहा। विवान ने असहाय मुस्कान दी। यह लड़की, आह, क्या हम पिछले जन्म में दुश्मन थे? जब आयुषी चली गई, विवान ने उसकी ओर देखा और धीरे से आह भरी। विवान निस्संदेह आयुषी को फिर से देखने के लिए उत्साहित था। यह लड़की अभी भी बहुत प्यारी और मजेदार है। अगर यह तथ्य नहीं होता कि वह एक अमीर लड़की है तो विवान को बहुत पहले ही उस लड़की से प्यार हो गया होता। लेकिन अब क्या होगा? मत भूलो, वह एक अमीर महिला है और तुम कुछ भी नहीं हो, फिर तुम्हें उसे क्यों पसंद करना चाहिए? और तो और, मेरी तो पहले से ही एक पत्नी है। यह सोचते हुए विवान ने अपना सिर हिलाया और जानवी के छोटे से रेस्तरां में चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि सुनील पलके झपका रहा था और एक दुष्ट मुस्कान के साथ मेरी ओर देख रहा था। यह आदमी सचमुच जाग गया। जानवी फ्रंट डेस्क पर मेज पर सामान व्यवस्थित कर रही थी। सुनील को चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ देखते हुए देखकर
विवान ने भौहें सिकोड़ी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? न सुनील ने मुस्कुराते हुए नशे में मुंह से विवान को देखा और कहा, भाई विवान, अभी बाहर जो खूबसूरत महिला थी वह कौन थी? क्या यह वही भाभी हो सकती है जिसका तुमने पहले उल्लेख किया था? और विवान तुरंत परेशान हो गया। भाभी आपकी बहन वो बात नहीं है। और सुनील असंतुष्ट दिखे। क्या यह सच है? मैं देख रहा हूं कि खूबसूरत लड़की आपको बहुत पसंद करती है। बकवास बकवास मत करो, हम सिर्फ दोस्त हैं। विवान ने मित्र शब्द कहने से पहले काफी देर तक सोचा। ओह, मैं समझा। लेकिन जो खूबसूरत महिला अभी आपके पास आई थी वह एक अमीर लड़की लग रही थी। चैनल के कपड़े और हर्मीस स्कार्फ को देखकर लगता है कि उस साधारण पोशाक की कीमत कम से कम 10,000 या 20,000 रुपए रही होगी, सुनील ने कहा। सुनील जो एक अमीर युवक हुआ करता था, एक नज़र में ही बता सकता था कि आयुषी ने सभी ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए उसने तुरंत यह बात कह दी। विवान थोड़ा चौंक गया। हालांकि वह जानता था कि आयुषी का परिवार मुंबई शहर में अमीर और शक्तिशाली था, फिर भी वह थोड़ा चौंक गया जब सुनील ने उसे लड़की के सभी कपड़े और गहने बताए। खैर, तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही है, वह वाकई एक अमीर लड़की है। सच कहूं तो मुंबई में मेरी पहली नौकरी उसके पिता की कंपनी में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करना था, विवान ने कड़वाहट से कहा। कुछ समय पहले उसके साथ जो हुआ उसके बारे में सोचकर विवान को यह बेहद हास्यास्पद लगा। तो यह बात है भाई विवान, मुझे लगता है कि तुम और वह अमीर लड़की जूलियट और रोमियो की तरह हैं। लानत है, यह वह थी जिसने अमीर लड़की को बहकाया था, सुनील ने हंसते हुए कहा। भाड़ में जाओ, विवान ने मुस्कुराते हुए शाप दिया। जब वे दोनों हंस रहे थे और गालियां दे रहे थे तो उन्होंने यह नहीं देखा कि जानवी का चेहरा ठंडा था और वह फ्रंट डेस्क पर सामान पैक कर रही थी। उसने अपना सिर भी नहीं उठाया और उसकी खूबसूरत आंखों में एक प्रकार की हानि का भाव था।